नमस्कार। प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। एआई का उपयोग बेहतर शिक्षा के लिए भी किया जा सकता है। दैनिक भास्कर। आबादी बढ़ाने की अनावश्यक अपील। दैनिक जागरण। अब संपादकीय विस्तार से। एआई का उपयोग बेहतर शिक्षा के लिए भी किया जा सकता है। जस्टिना निक्स सेंटिल, आईबीएस की वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इम्पैक्ट ऑफिसर। एआई का इस्तेमाल व्यापक और अधिक जटिल समस्याओं के लिए भी किया जा सकता है, खासकर शिक्षा में। यह बात केवल कपोल कल्पना नहीं, वास्तविकता बनने की राह पर है, क्योंकि ये तकनीक पहले ही छात्रों की शिक्षा को बढ़ाने, बेहतर करियर के लिए नए रास्ते बनाने और आज की शिक्षा को कल की नौकरियों के साथ जोड़ने में मदद करने में लगी है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में पाया गया कि अमेरिका में किए गए सर्वेक्षण में लगभग आधे शिक्षक और स्कूल प्रशासक जो वर्तमान में अपने काम में एआई का उपयोग कर रहे हैं, वे इसकी क्षमता के बारे में आशावादी हैं, लेकिन प्रशिक्षण की कमी इसे व्यापक रूप से अपनाने में बाधा बन रही है। सौभाग्य से इस बाधा को पार करना अपेक्षाकृत सरल है। शुरुआत के लिए बिजनेस लीडर्स और नीति निर्माताओं को शिक्षकों और एआई और इससे व्यावहारिक अमल के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। इससे निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है या इसे शिक्षा के विशिष्ट स्तरों पर स्थानीय पाठ्यक्रम के लिए कस्टमाइज्ड किया जा सकता है। इससे शिक्षा नई तकनीक के साथ आत्मविश्वास हासिल कर सकेंगे और अपनी कक्षाओं में उनके प्रैक्टिकल के साथ प्रयोग शुरू कर सकेंगे। इसके अलावा एआई में प्रशिक्षित शिक्षक उन छात्रों की मदद करने के लिए भी बेहतर ढंग से तैयार होते हैं जो इस क्षेत्र के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। आईबीएम के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि कई शिक्षार्थी अच्छी तनख्वाह वाली तकनीकी नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन उनका मानना यह है कि वे इसके लिए अयोग्य हैं क्योंकि उसके पास अच्छी योग्यता नहीं है। दूसरों का कहना है कि उन्हें बस यह नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से करें। यहीं पर जनरेटिव एआई काम आता है। यह स्टूडेंट्स के स्तर और रुचियों से मेल खाने वाले कोर्स वर्क की सिफारिश कर सकता है और रियल टाइम प्रतिक्रियाएं दे सकता है। एआई संचालित समाधान छात्रों को ऐसे सलाहकारों से भी जोड़ सकते हैं जो उन्हें उच्च शिक्षा और करियर की प्रगति पर सलाह दे सकते हैं। इसका परिणाम बीते दौर की ऑनलाइन लर्निंग की तुलना में अधिक व्यक्तिगत और तत्काल शैक्षिक अनुभव देने वाला होता है। एआई स्किल गैप को कम करने में आने वाली एक महत्वपूर्ण बाधा इनोवेशन की तीव्र गति है, जिसके कारण विशेषज्ञता की पर्याप्त मांग पूरी नहीं हो पाई है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार वैश्विक कार्यबल के आधे हिस्से को आप स्किलिंग या रीस्किलिंग की आवश्यकता है, लेकिन प्रशिक्षण बाजार वर्तमान में इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तकनीकी कौशल का जीवन काल लगातार कम होता जा रहा है। इसलिए युवा छात्रों और आजीवन सीखने वाले दोनों को एआई के प्रशिक्षण में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एआई उद्योगों और बाजार में बड़े बदलाव ला रहा है और इसके अनुरूप व्यापक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। व्यक्तिगत प्रयास इसके लिए नाकाफी होंगे। विद्यार्थियों को आने वाले कल की नौकरियों के लिए अपना रास्ता खोजने में मदद करने का पहला कदम यह सुनिश्चित करना होगा कि वह पोजीशंस कायम रहे। कॉर्पोरेट अधिकारियों और नीति निर्माताओं की ऐसी नौकरियां सृजित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए जो योग्य उम्मीदवारों को उच्च मूल्य वाला काम प्रदान करें। एआई अलायंस जैसे बहुक्षेत्रीय सहयोग भी उतने ही महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य इन प्रणालियों के बारे में खुलेपन को प्रोत्साहित करना और नॉलेज शेयरिंग में तेजी लाना है। इस तरह की सामूहिक कार्रवाई एआई के इर्द गिर्द निर्मित उत्साह का दोहन करने के अवसर पैदा कर रही है, ताकि आम रूपरेखाएं बनाई जा सकें और स्किल्स को प्राथमिकता देने वाला दृष्टिकोण विकसित किया जा सके जो आने वाले कल के टेक लीडर्स की पहचान कर उन्हें तैयार कर सके। आबादी बढ़ाने की अनावश्यक अपील। दैनिक जागरण। डॉक्टर जगदीप सिंह, लेखक, राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं। गत दिनों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अपने अपने राज्यों की घटती आबादी पर चिंता जताई। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र की बुजुर्ग होती आबादी की तरफ ध्यान दिलाया तो एम.के. स्टालिन ने आने वाले वर्षों में परिसीमन के बाद लोकसभा के सीटों पर पड़ने वाले इसके असर पर चिंता व्यक्त की। स्टालिन ने कहा कि हमारी आबादी कम हो रही है, इसका असर हमारी लोकसभा की सीटों पर भी पड़ेगा, इसलिए अब समय आ गया है कि नवविवाहित जोड़े अधिक बच्चे पैदा करें। वहीं आंध्र के सीएम नायडू ने कहा कि एक समय मैंने परिवार नियोजन अपनाने को कहा था, लेकिन अब मैं लोगों से अपील कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करके जनसंख्या बढ़ाएं। दरअसल
दक्षिण भारतीय राज्यों को लग रहा है कि बढ़ती जनसंख्या पर सफल नियंत्रण की वजह से उन्हें राजनीतिक और आर्थिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि उनके मुख्यमंत्री जनता से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन उनका यह आह्वान भारतीय संघीय लोकतांत्रिक ढांचे के लिए सही नहीं है। से भारत को दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दक्षिण भारतीय राजनीतिक यह प्रचारित कर रहे हैं कि जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन में लोकसभा में उत्तर भारत के राज्यों का दबदबा और बढ़ जाएगा। परिसीमन आयोग के 1976 के आदेश के बाद लोकसभा सीटों की संख्या स्थिर कर दी गई और अभी यह 543 है। 2001 में जनसंख्या सीमित करने के उपयोगों के लिए 25 साल के लिए लोकसभा सीटों की संख्या पर एक बार फिर से फ्रीज कर दी गई थी। अब जनगणना के बाद परिसीमन की चर्चा जोर पकड़ चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा कि जनगणना के अनुसार परिसीमन की कवायद की जाएगी। आंध्र और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों की पहली चिंता लोकसभा सीटों के संदर्भ में 2029 से पहले होने वाले संभावित परिसीमन को लेकर है। संभावना है कि इसके बाद लोकसभा की सीटों की मौजूदा संख्या 543 से बढ़कर 790 हो जाए। अगर जनसंख्या के बदलाव के आधार पर लोकसभा की सीटें तय की गई तो 5 दक्षिणी भारतीय राज्यों की 23 सीटें कम हो जाएंगी। वहीं यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीटों की संख्या में 35 की बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि इन 5 राज्यों में ही भारत की करीब आधी आबादी है। अगर परिसीमन आयोग लोकसभा सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं करता तो भी जनसंख्या के आधार पर 5 दक्षिणी राज्यों की 25 सीटें घट जाएंगी और ज्यादा जनसंख्या वाले 5 राज्यों के खाते में 33 सीटें अधिक जुड़ जाएंगी। अगर परिसीमन आयोग तय करता है कि किसी भी राज्य को मौजूदा लोकसभा सीटों की संख्या कम नहीं होगी, लेकिन बड़ी आबादी वाले राज्यों को भी उसी के मुताबिक सीटें दी जाएंगी, तो आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना को जहां 23 सीटें ही और मिलेंगी तथा केरल की 20 पर ही सीमित रहेगी, लेकिन 5 बड़े राज्यों की लोकसभा सीटों की मौजूदा संख्या में 150 सीटों की बढ़ोतरी की जाएगी। चूंकि राज्यों को केंद्रीय सहायता मिलने में आबादी की भी भूमिका होती है, इसलिए दक्षिण के राज्य यह शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें आबादी पर नियंत्रण पाने के चलते नुकसान उठाना पड़ रहा है और केंद्रीय फंड में उनकी हिस्सेदारी कम होती जा रही है। यह पूरी तौर पर सही नहीं है, क्योंकि 13वें वित्त आयोग 2010 से 15 से लेकर 15वें वित्त आयोग 2021 से 26 की सिफारिशों के अनुसार दक्षिण भारतीय राज्यों की हिस्सेदारी घटी जरूर है, लेकिन इसमें बिहार और यूपी जैसे सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य भी शामिल हैं। जैसे तमिलनाडु की हिस्सेदारी 5% से घटकर 4.1% और आंध्र प्रदेश की 6.9% से 4%, कर्नाटक की 4.3% से 3.6% और केरल की 2.3% से 1.9% प्रदर्शित हुई है। वहीं यूपी की हिस्सेदारी 19.7% से घटकर 17.9% और बिहार की 10.9% से 10.1% हुई है। ज्यादा आबादी वाले राज्यों में सिर्फ मध्य प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान के केंद्रीय फंड में ही इजाफा हुआ है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें अगले वित्त वर्ष से लागू होनी है। इसमें भले ही प्रत्येक राज्य को मिलने वाली फंडिंग में वृद्धि हो रही है, लेकिन सापेक्ष हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है। फसलों की हिस्सेदारी तय करने के फार्मूले में जनसंख्या का भार पहले के 80-90% से गिरकर 15% हो गया है। 14वें वित्त आयोग ने सरकारी राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी की गणना करने के लिए जनसांख्यिकी परिवर्तन मानदंड यानी प्रवासन और आयु संरचना का उपयोग किया था। इससे आंध्र और तमिलनाडु की हिस्सेदारी में गिरावट आई। 15वें वित्त आयोग में जनसंख्या नियंत्रण के लिए दंडित किए जाने पर राज्यों के बीच चिंताओं को दूर करने के लिए ही जनसांख्यिकी प्रदर्शन का एक मानदंड जोड़ा। दक्षिण के राज्य ये भी ना भूलें कि ऑटोमोबाइल से लेकर सॉफ्ट ड्रिंक, स्मार्टफोन से लेकर कपड़े के उत्पादन में अगर दक्षिण भारत का बड़ा योगदान है, तो इस सब की खपत सबसे ज्यादा उत्तर भारतीय बाजारों में ही होती है। इससे ही उनके राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है। दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए उत्तर भारत के ज्यादा आबादी वाले राज्य मजदूरों के आपूर्तिकर्ता की भी भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें आबादी बढ़ाने की अपील करने के स्थान पर उत्तर भारत की आबादी का उपयोग करना चाहिए। उत्तर भारत के मजदूर दक्षिण के राज्यों में जाकर उनके राजस्व में ही योगदान दे रहे हैं, इसलिए दक्षिण भारतीय राज्यों का आबादी बढ़ाने पर जो जोर है उसके तत्कालिक फायदे तो हो सकते हैं, लेकिन आगे चलकर ज्यादा आबादी की जो परेशानियां बड़े राज्य झेल रहे हैं वे उन्हें भी झेलनी पड़ सकती हैं। थैंक यू।